फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टेकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब रेलवे ग्रुप डी में पूर्व में समान ज्ञान से पूछे गए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जिनसे संबंधित एक या दो प्रश्न आपको आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल ही जाता है। लेकिन आज की जो सीरीज होने वाली है वो पूर्व में आयोजित रेलवे द्वारा जो परीक्षाएं कराएगी उसी से रिलेटेड है। तो फ्रेंड, जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज की अगली सीरीज को। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है, अर्थात वह पक्षी कौन है जो उड़ने में तो असमर्थ है लेकिन सबसे तेज गति से दौड़ता है। तो चलिए फ्रेंड, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए पेंगुइन है, ऑप्शन बी कीवी है, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच है या फिर ऑप्शन डी एमू है। तो फ्रेंड, बात की जाए वह पक्षी जो उड़ने में तो असमर्थ है लेकिन सबसे तेज गति से दौड़ता है, तो वह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिच। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है, अर्थात पावोक्रिस्टेसस वैज्ञानिक नाम किसका है। ऑप्शन ए बाघ का है, ऑप्शन बी मेढक का है, ऑप्शन सी मनुष्य का है या फिर ऑप्शन डी मोर का है। तो फ्रेंड, बात की जब पावोक्रिस्टेसस, तो यह मोर का वैज्ञानिक नाम है। किसका? मोर का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोर। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। डॉल्फिन मछली जो होती है वह किस वर्ग का उदाहरण है। ऑप्शन ए एम्फीबिया का है, ऑप्शन बी पक्षी का है, ऑप्शन सी स्तनधारी है या फिर ऑप्शन डी मत्स्य है। तो फ्रेंड, बात कीजिए डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन उदाहरण है आपका स्तनधारी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्तनधारी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्तनधारी नहीं है, अर्थात वह कौन सा पक्षी है जो स्तनधारी नहीं है। ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी व्हेल या फिर ऑप्शन डी मनुष्य। तो फ्रेंड, बात की जाए वह स्तनधारी प्राणी जो स्तनधारी प्राणी में शामिल नहीं है, तो वह आपका हो जाएगा मछली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, अर्थात डॉल्फिन का वर्गीकरण किसमें किया गया है। तो चलिए फ्रेंड, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए मत्स्य में किया गया है, ऑप्शन बी उभयचर में किया गया है, ऑप्शन सी सरीसृप में किया गया है या फिर ऑप्शन डी स्तनी में किया गया है। तो फ्रेंड, बात की जाए डॉल्फिन को वर्गीकृत किया गया है तो इसको स्तनी में अर्थात स्तनधारियों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉल्फिन स्तनी में वर्गीकृत है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, अर्थात राष्ट्रीय स्तनी की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है। गाय है तो गाय है ही नहीं, मयूर भी नहीं है, सिंह भी नहीं है। ऑप्शन डी बाघ, तो बाघ जो होता है वह राष्ट्रीय पशु है जो कि एक स्तनी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, अर्थात वेल के जो हृदय होता है उसमें चैम्बरों की संख्या कितनी होती है। चलिए फ्रेंड, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए 2 होती है, ऑप्शन बी 3 होती है, ऑप्शन सी 4 होती है या फिर ऑप्शन डी 1 होती है। तो फ्रेंड, बात की जाए वेल के जो हृदय में चैम्बरों की संख्या होती है वह 4 होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से नियम तापी प्राणी कौन सा है, अर्थात नियत तापी प्रणाली जो है या प्राणी है वो कौन सा है। ऑप्शन ए शार्क है, ऑप्शन बी सांप है, ऑप्शन सी चमगादड़ है या फिर ऑप्शन डी छिपकली है। तो हम बात की जाए नियत तापी प्राणी की, तो वो आपका हो जाएगा चमगादड़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि पीताम्बरी एक प्रजाति है, अर्थात पीताम्बरी जो है वह किसकी प्रजाति है। ऑप्शन ए धान की प्रजाति है, ऑप्शन बी सरसों की प्रजाति है, ऑप्शन सी गेहूं की प्रजाति है या फिर ऑप्शन डी चना की प्रजाति है। तो फ्रेंड, बात की जाए पीताम्बरी, तो यह प्रजाति है आपकी सरसों की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरसों। चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, कुफरी किस फसल की किस्म है। कुफरी किस फसल की किस्म है। ऑप्शन ए आलू की है, ऑप्शन बी टमाटर की है, ऑप्शन सी सलजम की है या फिर ऑप्शन डी केला की है। तो फ्रेंड, बात कीजिए कुफरी, तो यह आलू की किस्म है। किसकी? आलू की एक किस्म है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, ये सब प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं?
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए 12 जोड़े होते हैं, ऑप्शन बी 10 जोड़े होते हैं, ऑप्शन सी 14 जोड़े होते हैं, या फिर ऑप्शन डी 11 जोड़े होते हैं। तो फ्रेंड बात की जाए मनुष्य के शरीर में जो पसलियों की संख्याएं होती हैं कुल 24 होती है, लेकिन बात यहाँ जोड़ों की गई है तो जोड़े में 12 हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात मनुष्य के जो शरीर में पसलियों की संख्या होती है वह 12 जोड़ी होती है, अर्थात कुल 24 पसलियां होती हैं। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है, अर्थात वह कौन सी अस्थि है जो शरीर की सबसे अधिक प्रबल है अर्थात मजबूत है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए जांग की होती है, ऑप्शन बी जबड़े में होती है, ऑप्शन सी भुजा में होती है, या फिर ऑप्शन डी गर्दन की होती है। तो फ्रेंड बात की जाए शरीर का जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि या मजबूत अस्थि होती है वह जबड़े की होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी अर्थात मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वह कैसी होती है। ऑप्शन ए वह खोखली होती है, ऑप्शन बी वह सरंध्री होती है, ऑप्शन सी वह ठोस होती है, या फिर ऑप्शन डी वह किलक होती है। तो फ्रेंड बात की जाए मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वह खोखली होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखली, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। जो टीबिया हड्डी होती है वह किस में पाई जाती है। ऑप्शन ए खोपड़ी में पाई जाती है, ऑप्शन बी टांग में पाई जाती है, ऑप्शन सी भुजा में पाई जाती है, या फिर ऑप्शन डी मुंह में पाई जाती है। तो फ्रेंड बात की जाए टीबिया नामक हड्डी की तो यह आपके टांग में पाई जाती है, अर्थात पैर की यह हड्डी होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा टीबिया, सॉरी टांग। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि मनुष्य शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, अर्थात मानव शरीर की वह हड्डी कौन सी है जो सर्वाधिक लंबी है। चलिए फ्रेंड ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए मेरुदंड, ऑप्शन बी जांघ, ऑप्शन सी रिब केज, या फिर ऑप्शन डी भुजा। तो फ्रेंड बात की जाए मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वह कहाँ की होती है, वह आपकी होती है जांघ की। कहाँ की, जांघ की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जांघ की। और उस हड्डी का नाम क्या है, वह हड्डी का नाम है फीमर। कौन सी, उस हड्डी का नाम है फीमर। जांघ की हड्डी होती है जिसका नाम फीमर है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का कई बार रेलवे ने अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। प्रश्न आपका है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन ए 4 बार, ऑप्शन बी 12 बार, ऑप्शन सी 20 बार, या फिर ऑप्शन डी 28 बार। तो फ्रेंड बात की जाए मनुष्य के जो 20 दांत होते हैं वह 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बार 20 दांत विकसित होते हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है। अर्थात जो पाचन क्रिया होती है मानव शरीर की उसमें सर्वाधिक पाचन क्रिया किस अंग द्वारा होता है। ऑप्शन ए पैंक्रियास द्वारा होता है, ऑप्शन ए बड़ी आंत द्वारा होता है, ऑप्शन सी छोटी आंत द्वारा होता है, या फिर ऑप्शन डी अमाशय द्वारा होता है। तो फ्रेंड बात की जाए मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है वह छोटी आंत द्वारा संपन्न होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। अर्थात जो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषण होता है वह कहाँ से होता है। ऑप्शन ए बड़ी आंत से होता है, ऑप्शन मुंह से होता है, या फिर ऑप्शन सी छोटी आंत से होता है, या फिर ऑप्शन डी पेट से होता है। तो फ्रेंड जो पोषक तत्व होते हैं वो रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अर्थात जो मानव शरीर के मुंह में जो लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन ए रेनिन पाया जाता है, ऑप्शन बी टाइलिन पाया जाता है, ऑप्शन सी टेनिन पाया जाता है, या फिर ऑप्शन डी रेजिन पाया जाता है। तो फ्रेंड बात की जाए लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम तो वह हो जाएगा टाइलिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। अर्थात टाइलिन नामक एंजाइम ही मानव लार में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। अर्थात वह क्या चीज़ है, वह कौन सा पोषक तत्व है या कौन सा चीज़ है जिसके द्वारा मानव पेट में जो भोजन है उसको पचाने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी एंजाइम, या फिर ऑप्शन डी खनिज। तो फ्रेंड बात की जाए पेट में भोजन को पचाने के लिए जिसकी खास आवश्यकता होती है वह होगा एंजाइम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंजाइम के द्वारा ही जो मानव भोजन है वह उसका पाचन होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है मुख से निकली लार किसका पाचन करती है। अर्थात जो लार होती है जो आपकी मुख में अर्थात
टालिन नामक जो लार होती है वह किसका पाचन करती है? ऑप्शन ए प्रोटीन का पाचन करती है, ऑप्शन बी स्टार्च का पाचन करती है, ऑप्शन सी वसा का पाचन करती है, या फिर ऑप्शन डी विटामिन का पाचन करती है। तो फ्रेंड बात की जब मुख में जो लार होती है जिसमें टालिन नामक एंजाइम पाया जाता है वह पाचन करती है स्टार्च का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह स्टार्च के पाचन में सहायक है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? अर्थात वह कौन सा एसिड है या अम्ल है जिसकी उपस्थिति मानव पेट में होती है, जो मानव पेट में पाया जाता है? चलिए फ्रेंड ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, या फिर ऑप्शन डी पिक्रिक एसिड। तो फ्रेंड बात की जाए मानव शरीर में या मानव पेट में पाए जाने वाला जो एसिड है वह है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? अर्थात पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वह किस पदार्थ में बाद में बदल जाता है पाचन क्रिया होने के बाद? चलिए फ्रेंड ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए वसा में, ऑप्शन बी ग्लूकोज में, ऑप्शन सी एमिनो एसिड में, या फिर ऑप्शन डी शर्करा में। तो फ्रेंड बात की जाए पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है वह एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल में बदल जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एमिनो अम्ल। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? अर्थात जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट होता है वह किस अंग में जमा होता है? ऑप्शन ए आंत में होता है, ऑप्शन बी अमाशय में होता है, ऑप्शन सी अग्नाशय में होता है, या फिर ऑप्शन डी यकृत में होता है। तो फ्रेंड बात की जाए वह अंग जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है तो वह यकृत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? अर्थात पित्त किसके द्वारा पैदा होता है मानव शरीर में? ऑप्शन ए यकृत द्वारा, ऑप्शन बी अमाशय द्वारा, ऑप्शन सी अग्नाशय द्वारा, या फिर ऑप्शन डी ग्रहणी द्वारा। तो फ्रेंड बात की जाए पित्त पैदा होता है तो यकृत के द्वारा, लेकिन यह जमा कहाँ होता है? यह पित्ताशय में जमा होता है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत। अर्थात यकृत द्वारा ही पित्त का निर्माण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, पित्त जमा होता है। देखिए प्रश्न पूछ लिया गया कि पित्त जिसे इंग्लिश में बाइल कहते हैं वह कहाँ जमा होता है? तो फ्रेंड वह जमा होता है पित्ताशय में, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, पित्ताशय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, पेसमेकर का संबंध किससे है? अर्थात पेसमेकर नामक जो यंत्र है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए गुर्दे से है, ऑप्शन बी दिमाग से है, ऑप्शन सी फेफड़े से है, या फिर ऑप्शन डी हृदय से है। तो फ्रेंड बात की जाए पेसमेकर का संबंध तो ये आपका हृदय से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेसमेकर का जो काम होता है वह हृदय की धड़कन को बढ़ाने का काम होता है, तो इसका संबंध हृदय से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, पेसमेकर का कार्य है। देखिए प्रश्न पूछ ही लिया गया कि पेसमेकर का कार्य क्या होता है। चलिए फ्रेंड ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए मूत्र बनने का नियमन करने का, ऑप्शन बी पाचन क्रिया के नियमन करने का, ऑप्शन सी दिल की धड़कन प्रारंभ करने का, या फिर ऑप्शन डी श्वास क्रिया प्रारंभ करने का। तो फ्रेंड बात कीजिए पेसमेकर का जो कार्य होता है वह दिल की धड़कन प्रारंभ करने का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, गति प्रेरक किससे संबंधित है? अर्थात गति प्रेरक होता है वह किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ए गुर्दे से संबंधित होता है, ऑप्शन बी मस्तिष्क से संबंधित होता है, ऑप्शन सी हृदय से संबंधित होता है, या फिर ऑप्शन डी फेफड़े से संबंधित होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए गति प्रेरक की तो यह आपका हृदय से संबंधित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हृदय। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? अर्थात वह कौन सी भित्तियां हैं जिन पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को हम रक्तदाब कहते हैं? ऑप्शन ए उसे हृदय कहते हैं, ऑप्शन बी उसे शिरा कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी सी धमनी कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी कोशिका कहते हैं। तो फ्रेंड धमनी ऐसी भित्तियां होती हैं जिन पर रक्त द्वारा जो दबाव डाला जाता है तो उसे हम रक्तदाब कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धमनी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? अर्थात मनुष्य के शरीर में हृदय जब धड़कता है तो वह एक बार में कितना समय लगता है? चलिए फ्रेंड ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए 1 सेकंड लेता है, ऑप्शन बी 1 मिनट लेता है, या फिर ऑप्शन सी 1.5 सेकंड लेता है, या फिर ऑप्शन डी 0.8 सेकंड लेता है। तो फ्रेंड बात की जाए मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में जितना समय लगता है वह 0.8 सेकंड है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.8 सेकंड। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, अर्थात जो मनुष्य स्वस्थ होता है उनमें हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। ऑप्शन ए 58 बार धड़कता है, ऑप्शन बी 67 बार धड़कता है, ऑप्शन सी 72 बार धड़कता है, या फिर ऑप्शन डी 90 बार धड़कता है। तो फ्रेंड बात की जाए स्वस्थ मनुष्य में जो प्रति मिनट हृदय का स्पंदन होता है या हृदय धड़कता है वह कुल 72 बार धड़कता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है जिसे हम सिस्टोलिक व डायस्टोलिक कहते हैं वह कैसा होता है। ऑप्शन ए 120 mm से 80 mm तक होता है, ऑप्शन बी 201 mm से 110 mm तक होता है, ऑप्शन सी 90 mm से 60 mm तक होता है, या फिर ऑप्शन डी 85 mm से 55 mm तक होता है। तो फ्रेंड बात की जाए स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर होता है उसका जो होता है वह 120 mm से 80 mm तक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया मानव रक्त प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी है, अर्थात मानव रक्त में जो प्लाज्मा होता है उनमें पानी का प्रतिशत कितना होता है। ऑप्शन ए 60% होता है, ऑप्शन बी 90% होता है, ऑप्शन सी 70% होता है, या फिर ऑप्शन डी 55% होता है। तो फ्रेंड बात की जाए प्लाज्मा में पानी के प्रतिशत की तो कुल 90% होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, अर्थात जो ब्लड में पाई जाती वाली धातु है वह कौन सी होती है। चलिए फ्रेंड ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी सोडियम, या फिर ऑप्शन डी लोहा। तो फ्रेंड बात की जाए रक्त में जो पाई जाने वाली धातु होती है वह लोहा होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसके लिए आप इसको डबल स्टार लगा लीजिए। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, अर्थात रक्त को शुद्ध कहाँ किया जाता है, अर्थात मानव शरीर का कौन सा अंग है जो रक्त के शुद्धिकरण में भाग लेता है। तो चलिए फ्रेंड ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी किडनी, या फिर ऑप्शन डी यकृत। तो फ्रेंड बात की जाए रक्त के शुद्धिकरण की तो वह किडनी द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को और इस सीरीज के आखिरी प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, अर्थात जो रक्त की शुद्धि होती थी वह किडनी के द्वारा होती थी, लेकिन जो ये शुद्धिकरण प्रक्रिया थी उसको कहते क्या है। चलिए फ्रेंड ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी हीमोलिसिस, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, या फिर ऑप्शन डी पैरालिसिस। तो फ्रेंड बात कीजिए मानव शरीर में जो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसको हम डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज का ये सीरीज आप सबको कैसा लगा, अगर ये सीरीज आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, तथा जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास तुरंत पहुँच सके। धन्यवाद।